डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है। एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज में आज का ये सेकेंड लेक्चर है। पेपर कोड है जू 101F एंड पेपर टाइटल है साइकोलॉजी। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर आए थे फ्रॉम द यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर देंगे। और आज के सेकेंड लेक्चर में हम यूनिट 4 एंड थर्ड यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। And these questions will be very helpful in your end semester exam. तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। The first question is the cell cycle is divided into which two main phases? जो सेल साइकिल है, सेल डिवीजन का प्रोसेस है, ये दो फेजेस में डिवाइड होता है। कौन कौन सी? माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस, नो। इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। दो फेज में सेल साइकिल डिवाइड होती है, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंटरफेज जो होती है वो लंबे समय के लिए होती है एंड माइटोटिक फेज जो है वो थोड़े छोटे समय के लिए होती है, शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर? तो सेल साइकिल की किस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? G1 फेज नो, G2 फेज नो, S फेज यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, what happens during the G1 फेज? तो सेल साइकिल की जो डिफरेंट फेजेस हैं, इसमें G1 फेज में क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो डीएनए रेप्लिकेशन नो, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। सेल ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर डीएनए सिंथेसिस, G1 को बोलते हैं ग्रोथ वन फेज। तो इसमें सेल ग्रोथ करती है और डीएनए सिंथेसिस की मशीनरी को प्रिपरेशन करती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which checkpoint ensure DNA replication has been completed correctly? तो सेल साइकिल में भी चेक पॉइंट्स होते हैं। अगर गलती से गलत डीएनए रेप्लिकेट हो जाए, उसमें म्यूटेशन हो जाए डीएनए में, तो उसको सेल साइकिल को स्टॉप कर दिया जाता है और ऐसे सेल को मार दिया जाता है। तो डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा चेक पॉइंट ये इंश्योर करता है कि डीएनए कंप्लीटली रेप्लिकेट कर गया है, करेक्टली रेप्लिकेट कर गया है। तो कौन सा चेक पॉइंट होता है? G1 चेक पॉइंट नो, G2 चेक पॉइंट यस। पहले आता है G1, देन एस फेज, देन G2 फेज। तो एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, तो चेक पॉइंट जस्ट उसके बाद आएगा G2 चेक पॉइंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द रेस्टिंग फेज नॉन डिवाइडिंग स्टेट होती है ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो रेस्टिंग फेज जिसको नॉन डिवाइडिंग फेज बोलते हैं, किसको बोलते हैं? G1 फेज। जैसे बहुत सारी सेल्स हमारी बॉडी में, जैसे कि मसल सेल्स, लीवर सेल्स, ये क्या है, रेस्टिंग स्टेट में चले जाते हैं, नॉन डिवाइडिंग स्टेट में चले जाते हैं। इनको बोलते हैं G0 फेज में होती हैं सभी सेल्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर ये सेल G1 फेज में नहीं जाती, अगर ये G1S G2 फेज में रहती, तो हमारा लीवर क्या हमेशा बड़ा होता रहता। लेकिन G1 में जाने के बाद ये चली जाती है रेस्टिंग फेज में। सो इट इज रेस्टिंग फेज इज नोन एज G1 फेज, G0 फेज। दिस इज G0 फेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, माइटोसिस रिजल्ट इन, माइटोसिस में क्या होता है? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, नहीं, 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल आइडेंटिकल टू दी पेरेंट सेल्स। माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनती हैं, वो पेरेंट्स की तरह ही होती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग which phase of mitosis do the sister chromatids separate? तो माइटोसिस की किस फेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं? प्रोफेज में नो, मेटाफेज में नो, एनाफेज में यस। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, दो अलग अलग पोल पर चले जाते हैं, दो डिफरेंट सेल में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द क्रोमोसोम एट दी। तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो
जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम की किस स्ट्रक्चर पर अटैच होते हैं? सेंट्रोमियर से नहीं, सेंट्रियोल नहीं, सेंट्रोमियर नो, काइनेटोकोर यस। क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम के मिडल में, और सेंट्रोमियर के ऊपर होता है काइनेटोकोर। तो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर ड्यूरिंग। तो जब सेल डिवीजन होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बनती है और डिसअपियर होती है। तो कब रीअपियर होती है पूछा है? तो प्रोफेज में डिसअपियर होती है, और टीलोफेज में वो रीअपियर हो जाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल अकर बाई। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वो किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट फॉर्मेशन नहीं, ये प्लांट में होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा। क्लीवेज फरो फॉर्मेशन। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस या साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है वो क्लीवेज फरो के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मियोसिस आकर्स इन दी। तो मियोसिस कहाँ पर होती है? सोमेटिक सेल्स में नहीं, जर्म सेल में यस। जो हमारी जर्म सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया है, ऊगोनिया है, उसमें होती है मियोसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द मेन फंक्शन ऑफ मियोसिस इज टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल डॉटर सेल नो, reduce the chromosome number by half yes। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मियोसिस में जो सेल, 4 सेल बनते हैं, इनमें क्रोमोसोम का नंबर आधा रह जाता है घटके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? प्रोफेज फर्स्ट में। म्यूसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकेंड। तो म्यूसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन कब होता है? एनाफेज फर्स्ट में। एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, और एनाफेज सेकेंड में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछा गया है। सिस्टर क्रोमेटिड कब? क्वेश्चन नंबर 15। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट ड्यूरिंग। तो सिस्टर क्रोमेटिड कब सेपरेट होते हैं? एनाफेज फर्स्ट में नहीं, प्रोफेज फर्स्ट में नहीं, एनाफेज सेकेंड यस। तो दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है। एक तो पूछा गया, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है होमोलोगस क्रोमोसोम कब सेपरेट होते हैं, तो हम टिक करेंगे एनाफेज फर्स्ट में। और अगर क्वेश्चन में पूछा आता है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स कब सेपरेट होते हैं, तो हम टिक करेंगे एनाफेज सेकेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ ड्यूरिंग। तो क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ रह जाता है, किस में रहता है? माइटोसिस में नहीं, म्यूसिस फर्स्ट यस। म्यूसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम का नंबर घट के आधा रह जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, इसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन नो, क्रॉसिंग ओवर यस। क्रॉसिंग ओवर में दोनों क्रोमोसोम जो है कुछ पार्ट को एक्सचेंज करते हैं, जिससे क्या है, हम एनिमल्स के अंदर या जो और बच्चे हैं उनमें वेरिएशंस आती हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इन विच फेज ऑफ मियोसिस डू होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट। तो मियोसिस की किस फेज में क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पर आ जाते हैं, इक्वेटर प्लेट पर आ जाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है प्रोफेज फर्स्ट नहीं, इसमें नहीं आते हैं, मेटाफेज फर्स्ट यस। मेटाफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं, मेटाफेज प्लेट बनाती है, इक्वेटर पे आ जाते हैं और ये बनाते हैं मेटाफेज प्लेट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19।
the process that ensure genetic variation in gametes include। तो gametes में जो genetic variations आती हैं किसकी वजह से आती हैं? डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा नहीं, क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती हैं, वेरिएशंस डेवलप होती हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, at the end of meiosis second how many cells are formed and what is their ploidy। तो म्यूसिस सेकंड में एक से सेल से 4 सेल बनती हैं, उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं और वो कैसे होते हैं? प्लॉइडी पूछा, डिप्लॉइड होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 2 सेल डिप्लॉइड, नो। 2 सेल हैप्लॉइड, नो। 4 सेल डिप्लॉइड, नो। 4 सेल बनती हैं और ये हैप्लॉइड होती हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सेल साइकिल रेगुलेशन इज प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय। तो सेल साइकिल जो है किसके द्वारा कंट्रोल होती है? राइबोसोम के द्वारा नहीं, साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो दो प्रोटीन होती है, एक साइक्लिन होती है और एक सीडीके होती है, जो सेल साइकिल को रेगुलेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question number 22, what is the main function of cyclin in the cell cycle। तो सेल साइकिल में साइक्लिन का क्या मेन फंक्शन है? टू रेप्लिकेट डीएनए, नो। टू एक्टिवेट सीडीके एंड रेगुलेट सेल साइकिल प्रोग्रेशन। जो साइक्लिन प्रोटीन होती है वो सीडीके प्रोटीन को एक्टिवेट करती है, इसलिए सीडीके का नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। वो साइक्लिन पर डिपेंड है। So option B is the correct answer. Next question number 23. The G1 checkpoint ensure that। तो G1 checkpoint होता है वो क्या इंश्योर करता है? DNA is completely replicated, no। Spindle fiber are attached to the chromosome, no। The cell has enough nutrient and proper DNA before replication। तो जीवन चेक पॉइंट क्या डिसाइड करता है? ये डिटरमाइन करता है कि सेल में न्यूट्रिएंट है कंप्लीटली और डीएनए जो है वो प्रॉपर हेल्दी डीएनए है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, G2 चेक पॉइंट पूछा। G2 चेक पॉइंट क्या चेक करेगा? तो G2 चेक पॉइंट करता है आपका न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, नो। ये तो जीवन करता है। दूसरा ऑप्शन है कंप्लीशन एंड एक्यूरेसी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यस। G2 चेक पॉइंट करता कि डीएनए जो है कंप्लीटली एक्यूरेटली रेप्लिकेट हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर गलत डीएनए रेप्लिकेट हो जाए, डीएनए म्यूटेशन हो जाए, तो इस G2 चेक पॉइंट डीएनए को उस G2 पर फुल स्टॉप कर देता है सेल को। सेल जो है आगे प्रोसीड नहीं करती है, नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाती है, ऐसी सेल को मार दिया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एम चेक पॉइंट, इसको बोलते हैं स्पिंडल चेक पॉइंट, इंश्योर डैट। तो एम चेक पॉइंट क्या इंश्योर करता है? डीएनए रेप्लिकेशन है जकर्ड, नो। साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीट, नो। क्रोमोसोम आर करेक्टली अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर बिफोर सेपरेशन, यस। तो एम चेक पॉइंट डिसाइड करता है क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए हैं कंप्लीटली। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। तो 3 चेक पॉइंट हैं, G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट, एम चेक पॉइंट। तीनों के फंक्शन हमने पढ़ लिए ऊपर, लेकिन एस चेक पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, which tumor suppressor protein can halt the cell cycle in response to DNA damage। अगर सेल में डीएनए डैमेज हो गया है तो एक ऐसा प्रोटीन है जो ऐसी सेल को नेक्स्ट वाली स्टेज में जाने से रोकती है। इस प्रोटीन का क्या नाम है? साइक्लिन डी प्रोटीन नहीं, CDK2 प्रोटीन नहीं, P53 प्रोटीन, यस। P53 प्रोटीन को हम गार्जियंस ऑफ जीनोम भी बोलते हैं। जीनोम क्या? जीनोम का गार्जियन। ये डिटेक्ट करता है कि डीएनए हमारा हेल्दी है कि नहीं है। अगर डीएनए हेल्दी नहीं होता है तो इन सेल को ये डिटेक्ट करता है और उनको मार देता है। तो यहाँ पर P53 है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन
ड्यू टू फेलियर इन सेल साइकिल रेगुलेशन लीड्स टू दी। अगर अनकंट्रोल जो सेल डिवीजन है, अच्छा, अगर सेल साइकिल जो होती है वो क्या रेगुलेट हो रही है, कब सेल को डिवाइड करना है कब नहीं डिवाइड करना है, यहाँ पर पूछा है कि अगर इसमें कोई फेलियर हो जाए तो सेल डिवीजन कंट्रोल नहीं होगा, लगातार होता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा, नहीं कैंसर हो जाएगा। अगर सेल लगातार डिवाइड होती रहे, नई सेल बनती रहे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो एक स्टेज कैसी आएगी, कैंसर कॉज कर देगी। सो दिस इज लीड्स टू द कैंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एपोप्टोसिस इज बेस्ड डिस्क्राइब एज। तो एपोप्टोसिस को कैसे बेस्ड डिस्क्राइब करती है, एक्सीडेंटल सेल डेथ, नहीं प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस एक डेथ सेल डेथ का प्रोसेस है और ये हमारी बॉडी के द्वारा रीप्रोग्राम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, पीसीडी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस का कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस, सेल स्वेलिंग नहीं होती है एपोप्टोसिस में, इन्फ्लामेशन ऑफ सराउंडिंग टिश्यू, बाहर वाली सेल जो होती है टिश्यू होता है उसमें इन्फ्लामेशन नहीं कॉज करता है, सेल श्रिंकेज एंड क्रोमेटिन कंडेंसेशन, यस। एपोप्टोसिस में क्या होता है, सेल जो है वो श्रिंक कर जाती है, जैसे हमारे पास बॉल्यून होता है, बॉल्यून से हम एयर को निकाल दें तो बॉल्यून क्या श्रिंक कर जाता है, सेम एपोप्टोसिस में होता है, सेल्स जो है वो श्रिंक कर जाती हैं और क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है, वाटर को लूज कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एपोप्टोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर। एपोप्टोसिस किस लिए इंपॉर्टेंट है, टिश्यू इंजरी के लिए नहीं, अनकंट्रोल सेल डिवीजन के लिए नहीं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड टिश्यू होम्योस्टेसिस, यस। एपोप्टोसिस हमारे एम्ब्रियो के टाइम से शुरू हो जाती है, जो हमारी फिंगर्स हैं इनके बीच की सेल्स की क्या डेथ हो गई है, जिससे हमारी फिंगर जो डिफ्रेंशिएट हुई हैं, डेथ हो गई है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। तो जो फिंगर्स का फॉर्मेशन है, जो हमारे एम्ब्रियो में फिंगर्स का फॉर्मेशन हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। सो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच एंजाइम फैमिली प्ले ए सेंट्रल रोल इन एपोप्टोसिस। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो एपोप्टोसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पॉलीमरेज एंजाइम नहीं, कैस्पेसिस, यस, कैस्पेसिस एंजाइम जो है वो एपोप्टोसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये वही सेल में एक्टिव होते हैं जिन सेल की हमें डेथ करनी होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कैस्पेसिस आर, कैस्पेसिस क्या है, डीएनए रिपेयर एंजाइम, नो, प्रोटिएजेस दैट क्लीव सेलुलर प्रोटीन ड्यूरिंग एपोप्टोसिस। तो कैस्पेसिस एक टाइप के प्रोटीएज एंजाइम हैं, जिन सेल की डेथ करनी होती है उसमें ये प्रोटीन को क्लीव करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, in the intrinsic pathway of apoptosis which organelle play a key role। तो एपोप्टोसिस के डिफरेंट पाथवे हैं, जिसमें से इंट्रिंसिक पाथवे में कौन सा ऑर्गेनेल रोल प्ले करता है, न्यूक्लियस, नो, गोल्गी बॉडी, नो, माइटोकॉन्ड्रिया, यस। इंट्रिंसिक पाथवे जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा इंड्यूस होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगेन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, रिलीज ऑफ which protein from mitochondria activate caspase cascade in apoptosis। तो जो एपोप्टोसिस का प्रोसेस है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कैसे इंड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से एक प्रोटीन रिलीज होता है साइटोक्रोम सी, ये साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल के आ जाता है, साइटोसोल में आ जाता है और साइटोसोल में एक्टिवेट करता है कैस्पेसिस एंजाइम को, और ये कैस्पेसिस क्या कराते हैं, सेल डेथ कराते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन रेगुलेट एपोप्टोसिस बाय। BCL2 एक फैमिली है प्रोटीन्स की जो कैसे सेल एपोप्टोसिस को रेगुलेट करता है, कंट्रोलिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी।
BCL2 एक्चुअली जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है उसे हेल्दी रखती है, उसकी परमेबिलिटी को कम करती है, जिससे साइटोक्रोम सी प्रोटीन बाहर नहीं आ पाती, और ये एपोप्टोसिस को इनहिबिट करके रखती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसलिए क्वेश्चन भी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। एंटी एपोप्टोटिक मेम्ब्रेन ऑफ BCL2 फैमिली इंक्लूड। BCL2 एक एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है। इसमें कौन कौन से मेंबर्स आएंगे? बैक्स एंड बैक नहीं, BCL2 आएगा एंड BCL-XL, ये दोनों एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच प्रोटीन एक्ट एज अ की इनिशिएटर इन द इंट्रिंसिक इन द एक्सट्रिंसिक डेथ रिसेप्टर पाथवे। तो अब यहाँ पर पूछा है जो एपोप्टोसिस का दूसरा पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन सा प्रोटीन इनिशिएट करता है? सो इट इज फास्ट लाइगेंड बाइंडिंग टू द फास्ट रिसेप्टर। जो किलर सेल होती हैं, जो फैगोसाइटिक सेल्स होती है, उन पर प्रेजेंट होता है फास्ट लाइगेंड, और जिस सेल की डेथ होनी है उस पर प्रेजेंट होता है फास्ट रिसेप्टर। ये दोनों इंड्यूस करते हैं सेल डेथ या एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ सेल डेथ। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एपोप्टोसिस। इनमें से कौन सा फीचर एपोप्टोसिस का नहीं है? DNA फ्रेगमेंटेशन, ये तो होता है एपोप्टोसिस में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लबिंग, ये भी होता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस, इट इज नॉट ए फीचर ऑफ एपोप्टोसिस, इट इज ए फीचर ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है, और एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एपोप्टोटिक बॉडीज आर। एपोप्टोसिस में एक सेल से कई सारी बॉडीज बनती हैं जिनको एपोप्टोटिक बॉडीज बोलती हैं। ये क्या होती हैं? दे आर वेसिकल that contain fragmented cellular content। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एपोप्टोटिक बॉडीज एक टाइप की वेसिकल्स होती हैं, इसमें सेलुलर फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फेलियर ऑफ एपोप्टोटिक कैन लीड्स टू दी। अगर एपोप्टोसिस फेलियर हो जाए, मतलब अगर सेल डेथ ना हो, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? हम सबको कैंसर हो सकता है या ऑटोइम्यून डिजीज हो सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, सेल सिग्नलिंग इन्वॉल्व। सेल सिग्नलिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? ओनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिटवीन सेल? नो। कम्युनिकेशन बिटवीन सेल थ्रू केमिकल मैसेंजर? यस। सेल सिग्नलिंग में केमिकल मैसेंजर जो है कम्युनिकेट करता है बिटवीन टू सेल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द फर्स्ट मैसेंजर इन ए सेल इन ए सिग्नलिंग पाथवे यूजली। तो सेल सिग्नलिंग में फर्स्ट मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर, थर्ड मैसेंजर ऐसे जो है एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि फर्स्ट मैसेंजर कौन सा होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट? नो। सेकेंड ऑप्शन है ये हार्मोन्स और लाइगेंड? यस। हार्मोन्स जो होते हैं वो फर्स्ट मैसेंजर की तरह काम करते हैं, ये सेल से बाइंड करते हैं और सेकेंड मैसेंजर को एक्टिवेट करते हैं। इनको हम लाइगेंड के नाम से भी जानते हैं। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सेकेंडरी मैसेंजर इन सेल सिग्नलिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो सभी सेकेंडरी मैसेंजर है एक्सेप्ट कौन सा? साइक्लिक एमपी जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर है, कैल्शियम ये भी एक सेकेंडरी मैसेंजर है, IP3 ये भी सेकेंडरी मैसेंजर है, बट DNA पॉलीमरेज इज नॉट ए सेकेंडरी मैसेंजर, इट इज ए एंजाइम। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, GPCR करेक्टराइज्ड बाई। GPCR की फुल फॉर्म होती है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, ये रिसेप्टर का एक टाइप्स है। ये इसमें कौन सा करेक्टर पाया था, ये पूछा गया है। सो सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन? नो। 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन या 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल? यस। जो GPCR रिसेप्टर होते हैं उसमें 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं, मतलब इनमें ट्रांस जो प्रोटीन होती है वो 7 बार
सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, इसलिए इसको जैसे सांप होता है सांप की तरह, इसलिए इनको जीपीसीआर रिसेप्टर को सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, when a ligand bind to a GPCR the receptor activate। अगर एक लाइगेंड अपने रिसेप्टर से जीपीसीआर रिसेप्टर से बाइंड करता तो आगे क्या करता है, किसको एक्टिवेट करता है? एडिनाइलेट साइक्लेज डायरेक्टली डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है ए जी प्रोटीन, तो बाय एक्सचेंजिंग जीटीपी फॉर जीटीपी ऑन अल्फा सब यूनिट। यस, लाइगेंड जीपीसीआर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और ये एक्टिवेट कर देते हैं जी प्रोटीन को। कैसे जी प्रोटीन एक्टिव होती है? जो जी जीटीपी, जब जी प्रोटीन जीटीपी से बाइंड रहती है तो इनएक्टिव रहती है। जैसे ही लाइगेंड बाइंड करता है जीटीपी बाहर निकल जाती है और जीटीपी जो है वो बाइंड कर जाती है जीटीपी जी प्रोटीन से, और जैसे ही जी प्रोटीन जीटीपी से बाइंड करती है ये हो जाती है एक्टिवेट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, the activated G alpha subunit can activate which enzyme in this cyclic AMP pathway। तो यहाँ पूछा है कि जी अल्फा सबयूनिट, जी प्रोटीन की बात हो रही है कि अगर जी प्रोटीन एक्टिव हो जाती है तो आगे चलकर किस एंजाइम को एक्टिवेट करती है? तो इट एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज सी, नो, इट एक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम। जी प्रोटीन एक्टिव होती है तो ये एक्टिवेट करती है उसके बाद एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस्ड बाय एडिनाइल साइक्लेज इज। तो एडिनाइल साइक्लेज एक एंजाइम है, ये कौन से सेकेंडरी मैसेंजर को प्रोड्यूस करता है? साइक्लिक एएमपी को। यस, एडेनाइड साइक्लेज एंजाइम क्या करता है? एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है, और साइक्लिक एएमपी क्या है? एक सेकेंडरी मैसेंजर है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द जैक स्टेट पाथवे इज प्राइमरली एक्टिवेटेड बाय। तो जैक स्टेट पाथवे आपके सिलेबस में है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो जैक स्टेट पाथवे किसके द्वारा एक्टिवेट होता है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, नो, साइटोकाइन रिसेप्टर, यस। जो जैक स्टेट पाथवे है वो एक साइटोकाइन, इसके थ्रू जो साइटोकाइंस हार्मोन्स होते हैं, जो साइटोकाइंस होते हैं लाइक इंटरल्यूकिन्स, ये क्या करते हैं? जैक स्टेट पाथवे के थ्रू अपना काम करते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इन दी जैक स्टेट पाथवे जैक रिफर्स टू दी। तो जैक स्टेट पाथवे में जैक को क्या कहते हैं? इट इज नोन एज जेनस काइनेज। जैक को बोलते हैं जेनस काइनेज। ये एक टाइप का टायरोसिन काइनेज है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट प्रोटीन इन द जैक स्टेट पाथवे। तो जैक है आपका जेनस काइनेज और स्टेट एक प्रोटीन है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि स्टेट प्रोटीन का क्या काम है? तो स्टेट प्रोटीन का क्या काम है? एक्ट एज एंजाइम इन साइटोप्लाज्म, नो, फंक्शन एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आफ्टर फास्फोराइलेशन एंड डाइमराइजेशन। तो जो स्टेट प्रोटीन है वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, अगेन जैक स्टेट से पूछा है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन जैक स्टेट सिग्नलिंग इज। तो जैक स्टेट सिग्नलिंग में क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट रहता है? पहले जो है वो लाइगेंड बाइंड करता है रिसेप्टर से, उसके बाद रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है और दो रिसेप्टर आपस में डाइमर फॉर्म बनाते हैं। रिसेप्टर डाइमर जैसे होता है, ये एक्टिवेट कर देता है जैक प्रोटीन को, और जैक प्रोटीन एक्टिवेट होता है, ये एक्टिवेट करता है स्टेट प्रोटीन को, फास्फोराइलेट कर देता है, स्टेट प्रोटीन के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देता है। और जैसे ही स्टेट प्रोटीन पर फास्फोरस ग्रुप ऐड होगा तो क्या होगा? स्टेट डाइमर फॉर्मेशन करता है
और इंटर कर जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जाकर ये जीन के एक्सप्रेशन को स्टार्ट कर देता है। सो पाथवे क्या है, जैक स्टेट पाथवे क्या है? पहले लाइगेंड बाइंड किया, देन रिसेप्टर ने डाइमर का फॉर्मेशन किया, जैक प्रोटीन एक्टिवेट हो गई, स्टेट प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन हुआ, और स्टेट प्रोटीन ने फिर डाइमर का फॉर्मेशन किया, देन ये इंटर कर गई न्यूक्लियस में, देन जीन का एक्सप्रेशन इज स्टार्ट। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हिस्टोन प्रोटीन? तो हिस्टोन प्रोटीन हम लोग पढ़े हैं, कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन है? H1 एक हिस्टोन है, H2A हिस्टोन है, H3 हिस्टोन है, H5 इट इज नॉट ए हिस्टोन प्रोटीन। तो H1 हिस्टोन होती है, H2A H2B होती है, H3 होती है, H4 होती है, बट H5 इज नॉट ए हिस्टोन प्रोटीन। H मीन्स हिस्टोन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, enzyme responsible for introducing or removing supercoil in DNA are called। सुपरकॉइलिंग क्या होता है? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में क्वाइल्ड होते हैं, और उसको अगर हम फिर से क्वाइल्ड कर दें डीएनए को, सपोज हमारे पास एक रस्सी है, उसमें ऑलरेडी एक क्वाइल होती है, और उसको हम फिर से क्वाइल कर दें, सेकेंडरी क्वाइलिंग कर दें, तो उसको बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग। सुपर क्वाइलिंग का प्रोसेस हमारे सेल में नेचुरली होता रहता है। तो यहाँ पर पूछा ये सुपर क्वाइलिंग का प्रोसेस है, इसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हेलिकेज एंजाइम नो, लाइगेज एंजाइम नो, टोपो आइसोमरेज एंजाइम यस। जो टोपो आइसोमरेज एंजाइम होते हैं ये सुपर क्वाइलिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, द न्यूक्लियोसोम इज कंपोज्ड ऑफ। तो न्यूक्लियोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए रैप अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन की दो दो कॉपी होती हैं, H2A H2B H3 H4। ये चार हिस्टोन प्रोटीन है, H2A H2B H3 H4। इनकी दो दो कॉपी मिलकर 8 कॉपीज बनाते हैं, ऑक्टामर बोलते हैं, एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस ऑक्टामर स्ट्रक्चर के चारों तरफ डीएनए जो है वो रैप कर जाता है, क्वाइल कर जाता है। सो इसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियोसोम। सो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर।